विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो राजपूत राज्यों का उदय, यानी द एमर्जेंस ऑफ द राजपूत स्टेट्स। एमर्जेंस ऑफ द राजपूत स्टेट्स। ये थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं मैं आपको कि इतिहास लेखन में चूक तो हुई है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर दिए गए हैं, राजपूतों का इतिहास ऐसे समेट दिया गया और उनकी कोई महिमा मंडन भी नहीं किया गया। जिस बहादुरी से वो लड़े थे, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने प्रणाम करना है सबसे पहले इन लोगों को, इन्हीं की वजह से आपका धर्म और आप लोग जीवित हो। कारण क्या है? जितने भी आक्रांता आए तो सबसे पहले सामना किससे हुआ? राजपूतों से हुआ। किससे हुआ? ये लोग लड़े। इनके बीच में ये कहावत थी राजस्थान वाली साइड में कि अगर कोई 19 साल से ज्यादा जी गया कोई लड़का तो वो राजपूत नहीं है। यानी 19 साल तक क्या युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति अगर हो गई तो वो राजपूत है, और अगर 19 साल से ज्यादा कोई जी गया तो इसका मतलब यानी इतने युद्ध लड़े इन्होंने, और बचपन से लड़े। क्या लड़े और किससे लड़े? उन आक्रांताओं से, उन लुटेरों से जो कि भारत पर क्या कर रहे थे? लगातार आक्रमण कर रहे थे। इतना समझ में आ गया? तो जब आप इस चैप्टर को हालांकि मैंने कहा आपको कि इतिहास में बहुत छोटे छोटे चैप्टर देकर खत्म कर दिया गया है और उनके बारे में ज्यादा बताया भी नहीं गया है, लेकिन आप राजस्थान जाइए, वहां आपको समझ में आएगा। आज भी जो उनके वंशज हैं उनका पूरा सम्मान है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन राजवंश के जो लोग हैं जैसे महाराणा प्रताप हो गए या जो आगे जितने भी पढ़ेंगे हम उनके वंशज, उनको पूरा पूरा सम्मान दिया जाता है आज भी, ठीक है। चलो जी, तो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 11वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जिन्हें राजपूत राज्य की संज्ञा प्रदान की जाती है। राजा के पूत, राजपूत है ना, राजपूत राज्य की संज्ञा दी जाती है। अधिकांश राजपूत राज्यों का उदय गुर्जर प्रतिहार राज्य के अवशेषों पर ही हुआ। गुर्जर प्रतिहार राज्यों के अवशेषों पर हुआ। अनेक इतिहासविदों ने 7वीं से 12वीं शताब्दी के कालखंड को ही राजपूत युग माना है। इसको 7वीं से 12वीं शताब्दी के कालखंड को ही राजपूत युग माना है। हालांकि राजपूत आगे तक चलते रहे, जैसे महाराणा प्रताप मैंने बताया आपको, है ना, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, वहां पर भी है, वो भी राजपूत है। बट राजपूतों के उदय से स्टार्ट करेंगे हम। तो राजपूत शब्द का अर्थ जो है, राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। यह शब्द प्राचीन भारत में राजकुमारों और राजवंशियों के लिए प्रयुक्त होता था। क्योंकि प्राचीन काल में अधिकतर शासक क्षत्रिय वंश के होते थे, इसलिए राजपुत्र शब्द का अर्थ क्षत्रिय राजकुमारों के लिए होने लगा। इस प्राचीन युग में राजपूत शब्द किसी जाति विशेष का सूचक नहीं था, सिर्फ राजा के पुत्रों को राजपुत्र कहा जाता था। क्या कहते थे? वहीं से क्या बना? राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई और वो बाद में जाति का रूप ले लिया उसने। तो जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मध्य युग में होना प्रारंभ हुआ। कब? जाति जो बनी वो कब बनी? मध्य युग में, ठीक है। ओरिजिन ऑफ राजपूत, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में फिर मैंने कहा अलग अलग लोगों ने क्या किया, अपने अपने मत दिए कि राजपूत हैं कौन, थे कौन, कहां से उत्पत्ति हुई। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वान मतैक्य नहीं है, उनका मत एक नहीं है, अलग अलग मत देते हैं। इस संदर्भ में 3 सिद्धांत, एक हो गया विदेशी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत यानी विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत, दूसरा हो गया देशी उत्पत्ति संबंधी मत, और तीसरा हो गया अग्निकुल उत्पत्ति संबंधी मत। अग्निकुल वाला उत्तराखंड पीसीएस के मेंस में आ रखा है पहले, बहुत पहले उत्तराखंड में, ठीक है। अग्निकुल सिद्धांत जो है, ये 3 सिद्धांत पढ़ने हमने, विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत, दूसरा हमने पढ़ना देशी उत्पत्ति संबंधी मत, और तीसरा पढ़ना हमने अग्निकुल उत्पत्ति संबंधी मत। तो सबसे पहले विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत। इस मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। अब एक अंग्रेज लिख रहा है राजपूतों का इतिहास, तो वो क्या बताएगा? वो विदेशी उत्पत्ति से बताएगा। वो बोलेगा ये जो राजपूत हैं ये क्या है, इनकी उत्पत्ति विदेशियों से हुई है, ठीक है। कर्नल टॉड, उनके अनुसार राजपूत विदेशी सीथियन जाति की संतान थे। किसके? सीथियन जाति के संतान थे। उन्होंने राजपूत और सीथियनों में सामाजिक धार्मिक परंपराओं की समानताओं, रहन सहन, वेशभूषा, मांसाहार, अश्व पूजा, अस्त्र पूजा, युद्धों में रथों का प्रयोग, भाटों की प्रथा, यज्ञों का प्रचलन आदि के आधार पर राजपूतों को सीथियन जाति का वंशज माना है। अब देखो भाई, कुछ भी हो सकता है,
है ना। जो ये जिन परंपराओं को, जिन सामाजिक धार्मिक परंपराओं के आधार पर ये बोल रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि परंपराएं एक ही जगह पे हो। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं, जैसे भारत में एक परंपरा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आंखों में, उसके मुंह में या नाक में सोना रखा जाता है, टुकड़ा, है ना। तो यहाँ पे एक कथा प्रचलित है कि भाई ये क्यों रखा जाता है, जो भी बताते हैं। ऐसी अगर यूनान में जाएंगे तो यूनान में जब कोई राजा मरता था या राजकुमार मरता था तो उसकी आंखों के ऊपर 2 सिक्के रखे जाते थे। कौन से? सोने के, यानी, और ऊपर मचान पर जाकर उसका दाह संस्कार होता था। मचान बनाया जाता था, उसके ऊपर उसका दाह संस्कार किया जाता था। ग्लैडिएटर, ट्रॉय जैसी अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। और उसमें यह भी बताया जाता था कि ये 2 सिक्के क्यों रखे जाते थे, इसलिए कि जब, जैसे गरुड़ पुराण में बोला गया ना कि मतलब पार करनी पड़ती है नदियां, तो वहां पर एक नौका चलाने वाला होगा तो उसको देना पड़ता है। तो वैसी सेम कहानी वहां पर भी है यूनान में। इसका मतलब आर्य संस्कृति अलग अलग जगह पर गई है और उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो कर्नल टॉड कहते हैं सामाजिक धार्मिक परंपराओं की समानताओं के आधार पर कि सीथियनों और राजपूतों का रहन सहन, वेशभूषा, मांसाहार, अश्व पूजा, अस्त्र पूजा, युद्धों में रथों का प्रयोग, भाटों की प्रथा, यज्ञों का प्रचलन, ये सब क्या थे? एक जैसे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि राजपूत सीथियन जाति के वंशज है। विंसेंट ए स्मिथ के अनुसार प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य आदि राजपूतों की उत्पत्ति शकों तथा हूणों से हुई थी। किससे? शकों और हूणों से हुई थी। मध्य और दक्षिण भारत की राजपूत जातियां गहड़वाल, चंदेल और राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति गोंड, भर आदि देसी आदिम जातियों से हुई। इनसे गोंड, भर आदि देसी आदिम जातियों से हुई थी। विंसेंट ए स्मिथ का मानना है कि शक, कुषाण आदि ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था, भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया था। फलस्वरूप इन्हें छत्रित्व का पद प्रदान किया गया। किसका पद? छत्रित्व का पद प्रदान कर दिया गया। मनुस्मृति में व्रात्य क्षत्रियों का उल्लेख मिलता है। इनका व्रात्य क्षत्रियों का उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। डी.आर. भंडारकर ने भी विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया है। उनके अनुसार अग्निकुल के 4 राजपूतों यथा प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, ये आईएएस का क्वेश्चन है भाई। अग्निकुल सिद्धांत जो है ना राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, उसमें 4 राजपूत पढ़ने हैं आपने। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, परमार शायद सोलंकी भी बोलते हैं, चौहान और चालुक्य। चालुक्य जो है गुर्जर, है ना। चालुक्य ये गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए। ये कौन बोलते हैं? डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य जो है वो गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। भंडारकर के अनुसार गुर्जर, प्रतिहार निसंदेह खजर नामक जाति की संतान थे। इनकी खजर नामक जाति की संतान थे जो हूणों के साथ भारत आए थे। किसके साथ? हूणों के साथ। माहिष्मती सुना होगा आपने, पिक्चर तो देख ली होगी। कौन सी? बाहुबली। तो वो थे हूण, वो जो जंगली जातियां थी। कुछ विद्वान अग्निकुंड सिद्धांत को भी विदेशी उत्पत्ति के मत के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं। उनके अनुसार इन विदेशियों को अग्नि के माध्यम से शुद्ध करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। प्राचीन साहित्य में व्रात्य क्षत्रिय और व्रात्य सोम आदि का उल्लेख संभवतः इसी संदर्भ में किया गया। इस संदर्भ में व्रात्य क्षत्रिय और व्रात्य सोम आदि का उल्लेख इसी संदर्भ में किया गया है कि उन्हें अग्नि के माध्यम से शुद्ध करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में स्थान दे दिया गया। इतना समझ में आ गया। अब अगला सिद्धांत होता है भारतीय उत्पत्ति संबंधी मत। तो इसमें जो इतिहासकार हैं गौरी शंकर जी, हीराचंद्र ओझा जी और सीवी वैद्य, ये प्रभृति विद्वानों के अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय क्षत्रिय वर्ण की ही संतान है, जिनमें विदेशी रक्त का मिश्रण बिल्कुल भी नहीं था। विदेशी उत्पत्ति का मत कल्पना पर अधिक आधारित है, ठोस तथ्यों पर कम। ये सीधे सीधे बोलते हैं कि विदेशी उत्पत्ति का जो मत है वो कल्पना है खाली, और वो भी किनकी? अधिकतर उसमें कौन है? विदेशी हैं, जैसे कर्नल टॉड और वी.ए. स्मिथ जैसे। राजपूत शब्द राजपुत्र का अपभ्रंश है, जिसका प्रयोग भारतीय साहित्य में क्षत्रियों के लिए हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में राजपुत्र शब्द का प्रयोग राजन्य या रक्षक के रूप में हुआ है। कल्हण की राज तरंगिणी में राज परिवार के उत्तराधिकारियों को राजपुत्र कहा गया है। इसी प्रकार महाभारत में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को राजपूत कहा गया है। संभवतः तुर्कों से पराजित होने के कारण राजपुत्रों की प्रतिष्ठा घटी और तुर्कों ने अपमान स्वरूप उन्हें राजपूत कहना प्रारंभ किया। तुर्कों ने उन्हें क्या?
राजपूत कहना प्रारंभ किया। देसी उत्पत्ति के मत के समर्थन में मनुस्मृति में उल्लिखित व्रात्य क्षत्रिय की अवधारणा का उल्लेख भी किया जाता है। मनुस्मृति में चोल, द्रविड़, यवन, शक, पारद, पहलव आदि को मूलतः क्षत्रिय बताया गया है, परंतु वैदिक कर्मकांडों के त्याग तथा ब्राह्मणों के विमुख होने के कारण इनका क्षत्रित्व समाप्त हो गया, जिसके कारण इन्हें व्रात्य क्षत्रिय कहा जाने लगा। क्या कहा गया? परंतु भारतीय समाज में प्रारंभ से ही विदेशी जातियों का घुलना मिलना होता रहा है। ऐसे में किसी भी जाति के संदर्भ में पूर्णतया शुद्धता का दावा नहीं किया जा सकता। सातवाहनों और इक्ष्वाकुओं के पश्चिमी क्षत्रपों के साथ वैवाहिक संबंधी जो अभिलेख साक्ष्य भी मौजूद हैं। यानी अब हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि जो राजपूत हैं वो प्योर भारतीय ब्लड है, क्योंकि इनके जो वैवाहिक संबंध हुए सातवाहनों के और इक्ष्वाकुओं के जो हुए वैवाहिक संबंध वो पश्चिमी क्षत्रपों से भी हुए, यूनानियों से भी हुए, है ना। तो जो संतानें हुई हैं वो कैसी हुई हैं? मिक्स हुई है। इतना समझ में आ गया। सामाजिक आर्थिक प्रक्रियागत कारण, इन कारणों से राजपूत की उत्पत्ति का कारक मानने वाले विद्वानों का कहना है कि गुप्तोत्तर काल में सामंतवादी प्रवृत्ति बढ़ती गई, जिससे छोटे बड़े भूमिधरों का अस्तित्व कायम हुआ। वे राजनीतिक और प्रशासकीय प्रणाली से जुड़े थे और जाति प्रथा की बढ़ती कठोरता ने इन्हें एक विशेष वर्ग में बदल दिया। इसी कारण दशरथ शर्मा, वीएस पाठक, वीएन पाठक जैसे विद्वानों की मान्यता है कि राजपूत वंशों में कई क्षत्रियेतर जातियां भी थी, जैसे कि मत्स्य पुराण में ब्रह्म क्षत्र की अवधारणा उल्लिखित है। कैसी? मत्स्य पुराण में ब्रह्म क्षत्र की अवधारणा उल्लिखित है। कुछ राजपूत कालीन अभिलेखों में भी उन्हें ब्राह्मण बताया गया है। घटियाला अभिलेख में प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया है। बल्लाल चरित्र में सेनों को तथा चाटुस लेखों में गुहिल वंश को ब्रह्म क्षत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? यानी ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने क्षत्रियों के तरह क्या किया? युद्ध किए, ब्रह्म क्षत्र। स्पष्ट है कि इस समय कई ब्राह्मण कुलों ने भी राजपद प्राप्त कर लेने के बाद स्वयं को राजपूत घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राजपूत घोषित कर दिया। इसके बाद अगला आता है अग्निकुल सिद्धांत। कौन सा? ये मेंस का क्वेश्चन रहा है। इस सिद्धांत में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। किससे? अग्निकुंड से बताई गई है। इसमें सर्वप्रथम उल्लेख चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी की पृथ्वीराज रासो में हुआ। इसके अनुसार जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो शासकों का अभाव हो गया, जिससे पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। इससे मुक्ति के लिए जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने आबू पर्वत पर, माउंट आबू राजस्थान में, कहां पर? तो वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ के अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चालुक्य यानी सोलंकी की उत्पत्ति हुई, परंतु ये तीनों अपनी स्थिति नियंत्रित नहीं कर पाए। उसके बाद वशिष्ठ ने दूसरा यज्ञ किया और इस बार अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई, 4 भुजाओं वाले चौहानों की उत्पत्ति हुई। यह कथा थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ पद्मगुप्त के नव साशांक चरित, हमीर रासो, सूर्यमल के वंश भास्कर और बेदला के चौहान के सिसाण अभिलेख में भी मिलती है। कौन से? वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ के अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चालुक्य मतलब सोलंकी, ये पैदा हुए की। दूसरे यज्ञ में चौहानों की उत्पत्ति हुई। तो मैंने कहा खाली चंद्रवरदायी अपनी पृथ्वीराज रासो में नहीं लिख रहा है, इसी तरह से नव साशांक चरित्र में भी लिखा हुआ है, जो कि पद्मगुप्त ने लिखा है। ये उत्तराखंड वालों ने पूछा था नव साशांक चरित्र का लेखक कौन है? आंसर पद्मगुप्त। ये शायद हिंदी में भी पूछता है, हिंदी में भी आता है क्वेश्चन। हाँ, ऐसे ही हमीर रासों में भी लिखा हुआ है, सूर्यमल के वंश भास्कर और बेदला के चौहान के सिसाण अभिलेखों में भी लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये तो सत्य है कि अग्निकुंड से तो उत्पत्ति संभव नहीं है, क्या? लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं तो पंच प्यारे वाली कहानी सुनी होगी आपने। जब सिख धर्म हम पढ़ते हैं तो जब मुगल सिख संबंध खराब हो गए तो पंच प्यारे सुने हैं आपने? निहंग जो होते हैं, योद्धा होते हैं जो सिखों में, 5 लोगों को गुरुजी ने बोला ना कि भाई 5 लोग चाहिए मुझे जो अपनी गर्दन कटवा के दे सके गुरु के लिए। 5 लोग पंच प्यारे जिन्हें बोलते हैं। जब भी कोई झांकी निकलेगी सिख संप्रदाय की तो उसमें सबसे आगे पंच प्यारे ही चलते हैं।
नहीं आया समझ में? तो 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने गुरु के लिए अपने शीश भेंट कर दिए थे। हालांकि गुरुजी ने उनके शीश काटे नहीं, पर पहले को पीछे ले गए वो पर्दे के पीछे, और क्या कहा, किसी जानवर का खून लगी तलवार दिखाई कि भाई एक का तो शीश मिल गया मुझे, अभी और चाहिए, 5 लोग चाहिए मुझे। फिर दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे को भी वो पीछे ले गए, फिर क्या किया, फिर दिखाया कि इसका भी मैंने शीश काट दिया। फिर लेकिन उसके बाद देखो, पहला आदमी गया, वो बड़ी चीज थी, उसका 4 लोग और तैयार हुए गुरुजी के लिए। क्या करने के लिए? अपने शीश कटाने के लिए। तब गुरुजी उन 5 को सामने लाए, उन्होंने कहा ये 5 प्यारे हैं। क्या है? यानी सबसे जो क्या वीर लोग थे वो 5 प्यारे कहलाए। नहीं आया समझ में? कुछ ऐसा ही सिद्धांत अग्निकुंड सिद्धांत लग रहा है कि किसी ने प्रशिक्षित किया है। ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति विषयक जो सिद्धांत हैं, इसके विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि राजपूत वास्तव में प्राचीन भारतीय क्षत्रियों की ही संतान थे। इन भारतीय क्षत्रियों के साथ कतिपय विदेशी जातियां भी मिल गई। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं है कि राजपूत विदेशी थे, वो बाहर से आए थे। यदि हम राजपूतों को विदेशी मान लेते हैं तो हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय क्षत्रियों का क्या हुआ। इसके अतिरिक्त राजपूतों में प्रचलित रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं आदि के आधार पर उन्हें विदेशी नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? विदेशी नहीं कहा जा सकता। इतना समझ में आ गया? तो भाई अब अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है वो विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत है, दूसरा अग्निकुल सिद्धांत है, तीसरा भारतीय उत्पत्ति संबंधी मत है, और चौथा सामाजिक आर्थिक प्रक्रियागत कारण है। तो विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत में यह बताया गया कि सीथियन, शक, कुषाण, हूण, गुर्जर, खजर इन जातियों से उत्पन्न हुए, और इनके समर्थक कौन कौन है? कर्नल टॉड कहते हैं सीथियनों से, वी.ए. स्मिथ कहते हैं शकों और हूणों से, कैंपबेल और जैक्सन कहते हैं खजर से, डी.आर. भंडारकर कहते हैं गुर्जर और खजर से, और कनिंगम कहते हैं यूची जाति से। किससे? अग्निकुल सिद्धांत का जो समर्थन करने वाले हैं वो चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो है, अगली किताब हमीर रासो, नवशाशांक चरित्र है, पद्मगुप्त का नवशाशांक चरित्र है, और चौहानों के सिवाना अभिलेख, चौहानों का सिवाना अभिलेख है। अगला जो है भारतीय उत्पत्ति संबंधी मत जो है प्राचीन क्षत्रियों से जो मानते हैं, तो जो समर्थक विद्वान है वो गौरी शंकर है, हीराचंद्र ओझा है, और सीवी वैद्य है। कौन है? सीवी वैद्य। सामाजिक आर्थिक प्रक्रियागत कारण जो है उसके समर्थक जो है दशरथ शर्मा है, और वी.एस. पाठक है। कौन कौन है? वी.एस. पाठक। इतना समझ में आ गया? तो अब इसमें मैं बता रहा हूं सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। किसके? द डायनेस्टीज ऑफ गुर्जर प्रतिहार। इनके आदि पुरुष जो थे गुर्जर प्रतिहारों के वो हरिश्चंद्र थे। वंश का संस्थापक जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नाग भट्ट फर्स्ट था, 730 से लेकर 756 ईस्वी। वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो वत्सराज था, 775 से 800 ईस्वी। उत्पत्ति जो है वो उत्पत्ति के संबंध में मंडोरी अभिलेख है एक, उसमें प्रतिहारों को ब्राह्मण वंशी बताया गया है, और ग्वालियर अभिलेख में सूर्यवंशी क्षत्रिय सौमित्र वंशी माना गया है। ग्वालियर अभिलेख में क्या? सूर्यवंशी क्षत्रिय माना गया गुर्जर प्रतिहारों को, और सौमित्र वंशी बताया गया है। इनका जो निवास स्थान था वो मंदौर राजस्थान, और जो दूसरी शाखा थी इनकी वो उज्जैन में थी। इनकी राजधानी कन्नौज थी, खासकर वत्सराज के समय। कहाँ? कन्नौज थी। वंश का जो श्रेष्ठतम शासक था वो मिहिर भोज प्रथम था, मिहिर भोज प्रथम, और वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल था। तो हरिश्चंद्र का नाम याद रखना आदि पुरुष का, संस्थापक नागभट्ट प्रथम का नाम याद रखना है, श्रेष्ठतम शासक मिहिर भोज का नाम याद रखना है, और अंतिम शासक यशपाल का नाम याद रखना है। क्लियर हो गया? पालों के अतिरिक्त उत्तरी भारत पर दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति गुर्जर प्रतिहारों की थी। गुर्जर प्रतिहारों ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और कन्नौज की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित की। कन्नौज पर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिदलीय संघर्ष, ट्रिपटाइट स्ट्रगल में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इनके पतन के पश्चात इन्हीं के अवशेषों पर अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंश को राम के भाई लक्ष्मण सौमित्र, राम के भाई लक्ष्मण यानी सौमित्र का वंशज बताया गया है। क्या बताया गया है? लक्ष्मण जी का वंशज बताया गया। किसको? गुर्जर प्रतिहारों को। और ये कहां पर बताया गया? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में। अच्छा, कैंपबेल, जैक्सन, डी.आर. भंडारकर आदि ने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति खजर नामक विदेशी जाति से बताई है, जो हूणों के साथ भारत आई थी। किसके साथ?
हूणों के साथ भारत आई थी। प्रतिहारों का उल्लेख पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख और बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में भी हुआ है। पुलकेशिन, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में कौन था रचयिता इसका? रवि कीर्ति। और बाण भट्ट के हर्ष चरित्र, हर्षवर्धन के समय में उसका जो दरबारी कवि बाण भट्ट था उसके हर्ष चरित्र में भी इसका उल्लेख हुआ है। वेनसांग गुर्जर देश का उल्लेख करता है और उसकी राजधानी पीलोमोलो। ये बड़ा अद्भुत व्यक्ति है वेनसांग, इसकी अलग ही भाषा है, चाइनीज है ना। जैसे हमारे यहाँ के लिए क्या क्या बोलता है वो, हीमोपुलो, हीमोपुलो, ऐसे वहां के लिए बोलता है पीलोमोलो। पीलोमोलो बताता है राजधानी गुर्जरों की। और यानी भीनमल, भीनमल के लिए लिखता है वो क्या, पीलोमोलो, भीनमल। भीनमल माउंट आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अभी कहाँ है? माउंट आबू सुना होगा आपने, जैनियों के मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिलवाड़ा मंदिर, जैनियों के दिलवाड़ा मंदिर जहां माउंट आबू में है, उसी के उत्तर पश्चिम में एक जगह पड़ती है भीनमल। पीलोमोलो बोला उसने, किसने? वेनसांग ने, अपनी किस किताब में? सीयूकी में। किसमें? तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं इसे, बहुत घुमा भाई है क्या, जीवन हो तो ऐसा हो, पर कई बार लुटा भी फिरी है डाकुओं से, है ना। प्रतिहारों का संघर्ष सिंध के अरबों से भी हुआ, सिंध के अरबों से भी हुआ। प्रतिहारों ने अरबों के आक्रमण से देश की रक्षा की। कुछ विद्वानों ने इसीलिए इन्हें प्रतिहार कहा है। प्रतिहार मतलब द्वारपाल, रक्षक। इस देश के जो रक्षक थे वो कौन थे? प्रतिहार। नागभट्ट प्रथम ने अरब शासक जुनैद को पराजित किया था। नागभट्ट प्रथम ने अरब शासक जुनैद को पराजित किया था। अरबी यात्री सुलेमान तो प्रतिहार शासक भोज के विषय में कहता है कि वह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है। भारत के राजाओं में उससे बड़ा इस्लाम का दूसरा शत्रु कोई नहीं है। कौन लिखता है? कौन लिखता है? सुलेमान लिखता है। अरब का यात्री एक सुलेमान, वो कहता है कि अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भोज है कि, है ना। भारत में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। संभवतः मिहिर भोज, यानी भोज जो बोल रहा है वो मिहिर भोज के लिए बोल रहा है, संभवतः मिहिर भोज ने आदि वाराह उपाधि देशों को मलेच्छों यानी अरबों से मुक्त कराने के संदर्भ में ही धारण की थी। इस्लाम में वाराह को बहुत क्या मानते हैं? सुअर को क्या मानते हैं? खराब मानते हैं, वराह, सूकर। इसीलिए बोला उसने, अपनी उपाधि क्या रखी उसने? आदि वाराह। वाराह जो है अवतार है हमारे, क्या है? जब पृथ्वी क्या हो रही थी कि डगमगा गई थी, काली कलंक पंख में समा रही थी, तब किसका अवतार हुआ? भगवान विष्णु ने आदि वाराह का, मतलब वाराह का अवतार लिया और अपने दांतों में फंसाया किसको? पृथ्वी को, है ना, विराट वाराह। ठीक है, तो आदि वाराह की उपाधि क्यों ली इसने? मिहिर भोज ने मलेच्छों को, मतलब इस देश को मलेच्छों यानी अरबों से मुक्त करने के संदर्भ में। अल मसूदी 915-16 ये यहां तक कहता है कि अरबों ने अपने राज्य मुल्तान में एक सूर्य मंदिर को तोड़ने से बचाकर रखा था। जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता था, अरब सूर्य मंदिर को तोड़ने का डर दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। सूर्य मंदिर को तोड़ने का डर दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। अल मसूदी जो है वो प्रतिहार शासक महिपाल के अपार साधनों व शक्ति का उल्लेख भी करता है। वह उसके सैनिकों की संख्या 7 से 9 लाख के बीच बताता है। कितनी? 7 से 9 लाख के बीच सैनिकों की संख्या बताता है। वह राष्ट्रकूट और अरबों को उसका प्रमुख शत्रु बताता है। कौन? अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल के बारे में बोलता है कि अरबों का जो परम शत्रु है वो कौन है? महिपाल है। अब ध्यान रखना भाई, पाल से ऐसे मत सोचना कि पाल वंश का है ये गुर्जर प्रतिहार में आता है। कौन? महिपाल। इसमें आता है। हाँ, तो प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बता रहा हूं मैं। सबसे पहले नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी में, यह प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसने अरब शासक जुनैद को पराजित किया। किसको? जुनैद को पराजित किया। दूसरा फिर आता है वत्सराज 775 से 800 ईस्वी। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है। इसके समय में ही कन्नौज के स्वामित्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था। किसके समय में? वत्सराज के समय में। इसने पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया, परंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ।
कन्नौज में अपनी ओर से इंदिरायुद्ध को शासक नियुक्त किया था इसने। किसको? इंदिरायुद्ध को। उसके बाद आता है नागभट्ट द्वितीय, ये 800 से 833 ईस्वी। 816 में कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध यानी धर्मपाल का जो प्रतिनिधि था इसको पराजित करता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? नागभट्ट द्वितीय। मुंगेर के युद्ध में पाल शासक धर्मपाल को पराजित करता है। इसी के विरुद्ध धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से सहायता मांगी थी। गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया और मालवा पर अधिकार कर लिया। भोज के ग्वालियर लेख में उसे अनर्थ, किरात, तुरुष्क मतलब अरबों, वत्स, मत्स्य, सिंध आदि का विजेता बताया गया है। शाकंभरी के चौहान शासक उसके सामंत थे। शाकंभरी के चौहान किसके सामंत थे? नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो हिमालय से नर्मदा नदी तक तथा गुजरात से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था। जैन विद्वान चंद्रप्रभा सूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, जैन विद्वान चंद्रप्रभा सूरी कृत प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि लेकर अपने प्राणों का अंत किया था। तो जिन जिन लोगों ने गंगा में समाधि लेकर अपने प्राणों का अंत किया उनके नाम याद करने हैं आपने। तो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया? क्या किया भाई? समाधि ली गंगा में। इससे पहले किसका नाम पढ़ा था हमने? किसका नाम पढ़ा था जिन्होंने प्रयागराज में अपने प्राण त्याग दिए थे? कौन थे? बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने प्रयागराज संगम पर अपने प्राणों का अंत किया और गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि लेकर अपने प्राणों का अंत किया। अब आते हैं रामभद्र 833 से 836 ईस्वी। यह एक दुर्बल शासक था। उसने मात्र 3 वर्षों तक शासन किया। उसके समय में प्रतिहारों को पालों के हाथों पराजित होना पड़ा। नारायण पाल के बादल लेख से विदित होता है कि देवपाल ने गुर्जर राजाओं का घमंड चूर चूर कर दिया था। किसने? देवपाल ने गुर्जर राजाओं का घमंड चूर चूर कर दिया था। उसके बाद आता है मिहिर भोज प्रथम 836 से 885। ग्वालियर लेख में इसकी उपाधि आदि वाराहा मिलती है और दौलतपुर अभिलेख में प्रभास मिलती है। दौलतपुर अभिलेख में प्रभास मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक, जो महानतम शासक जो था, शक्तिशाली शासक, वो कौन था? मिहिर भोज प्रथम था। इसे भोज प्रथम भी कहा जाता था। इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। अरब यात्री सुलेमान इसी के शासनकाल में भारत आया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर मिहिर भोज प्रथम के। इसके अनुसार इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अन्य किसी राजा के पास उसके जैसी अश्वसेना नहीं है। वह इसे अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कहता है। इसके शासन की प्रशंसा कश्मीरी कवि कल्हण ने भी की है। किसने? एक पिक्चर बनाओ इन पर। किस पर? प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर। यानी अरब यात्री सुलेमान लिख रहा है 6-7 लाख 8 लाख की तो सेना है इसके पास। अरब यात्री सुलेमान कह रहा है कि इतनी बड़ी घुड़सवार सेना किसी के पास है ही नहीं। इसका मतलब उस जमाने में ऐसे राजा हुए जिन्होंने अरबों से आपकी क्या की? रक्षा की। समझ में आया? इसके शासन की प्रशंसा कश्मीरी कवि कल्हण भी करता है। कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में इसने भाग लिया था। इसके समकालीन पाल शासक देवपाल और विग्रहपाल थे। संभवतः प्रारंभ में वह देवपाल से पराजित हुआ, परंतु कालांतर में उसने उसको पराजित कर दिया। भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से मालवा को पुनः छीन लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी स्थापित की। कन्नौज में गोरखपुर के कलचुरियों और जोधपुर के गुहिलोतों को अपना मित्र बना लिया। ये उसके सामंत थे। बुंदेलखंड के चंदेल उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। इसने चांदी और तांबे के सिक्कों को भी प्रचलित किया था, जिस पर श्रीमदा दिवराहा यानी आदिवारा उपाधि यह सूचित करती है कि देश को मलेच्छों यानी अरबों से मुक्त करना वह अपना पुनीत कर्तव्य समझता था। इसी प्रकार हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत 9वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने उत्तर भारत में राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुआ। यानी हर्षवर्धन के बाद जिसने उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधा, उत्तर भारत की राजनीतिक एकता जो स्थापित की, वो कौन था शासक? आंसर मिहिर भोज प्रथम। ठीक है। स्कंद पुराण के अनुसार भोज ने तीर्थ यात्रा करने हेतु सिंहासन अपने पुत्र महेंद्रपाल को दे दिया। किसको दे दिया?
महेंद्रपाल प्रथम को दे दिया। महेंद्रपाल प्रथम जो है वो 885 से 910 ईस्वी तक शासन करता है। महेंद्रपाल ने न सिर्फ भोज द्वारा बनाए साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा बल्कि उसका विस्तार भी किया। इसका समकालीन जो पाल शासक था वो नारायण पाल था, जिसे पराजित करके महेंद्रपाल ने न सिर्फ मगध पर अधिकार कर लिया बल्कि बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। इसकी पुष्टि कहां से होती है? तो गुनरिया जो पड़ता है गया में पड़ता है, इटरवॉरी जो है वो हजारीबाग में पड़ता है, और पहाड़पुर जो है बंगाल के आसपास पड़ता है। यहां से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए, इससे पता चलता है कि उसने क्या, महेंद्रपाल ने पाल शासक नारायण पाल को पराजित किया और बंगाल पे भी अधिकार कर लिया। ठीक है। प्रतिहार शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य महेंद्रपाल का था। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे विस्तृत साम्राज्य वाला जो गुर्जर प्रतिहार शासक है वो कौन है? महेंद्रपाल है। कौन है भाई? ध्यान रखना, पाल लगा हुआ है इसके नाम के आगे, लेकिन है क्या? ये गुर्जर प्रतिहार है। ठीक है, महेंद्रपाल। इसका राज्य हिमालय से विंध्याचल और पूर्वी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट तक फैला था। मालवा के परमार, काठियावाड़ के चालुक्य उसके सामंत थे। महेंद्रपाल विद्वानों को संरक्षण देने वाला भी था। राजशेखर उसका गुरु और राजकवि था। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, विशाल भंजिका, प्रचंड पांडव, भुवन कोश, हर विलास, इसका रचनाकार कौन? राजशेखर। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा फिर, राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करते थे? आंसर, गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा हुआ विदसाल भंजिका से क्वेश्चन बना रखा है। कहां से? विदसाल भंजिका, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, भुवन कोश, हर विलास, ये याद करने पड़ेंगे आपको। राजशेखर बहुत बड़ा कवि है। उसने महेंद्रपाल को रघुग्रामणी, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश और निर्भय नरेंद्र आदि उपाधियां प्रदान की। महेंद्रपाल के समय प्रतिहार साम्राज्य राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अभूतपूर्व प्रगति की इसने। इस प्रगति को देखकर कुछ विद्वान महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का महान शासक स्वीकार करते हैं। हिंदू भारत का महान शासक कौन था? कि महेंद्रपाल प्रथम। लेकिन क्या गुर्जर प्रतिहार है। उसके बाद फिर महिपाल प्रथम आता है भाई। महेंद्रपाल के बाद कौन? महिपाल प्रथम। ये 912 से 945 तक शासन करता है। ठीक है। इसे चंदेल शासक हर्षदेव से सहायता प्राप्त करके, इसने चंदेल शासक हर्षदेव से सहायता प्राप्त करके अपने सौतेले भाई भोज द्वितीय को पराजित करके राजगद्दी प्राप्त की। यह इस वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था। महेंद्रपाल के राजगुरु राजशेखर महिपाल के दरबार को भी सुशोभित करते थे। उन्होंने महिपाल को आर्याव्रत का महाराजाधिराज और रघुकुल मुकुटमणि आदि उपाधियों से विभूषित किया। इसी के शासनकाल में अल मसूदी 915-916 अल मसूदी, क्वेश्चन बनेगा यहां से, अल मसूदी किसके समय में आया? गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के समय में आया। किसके समय में? तो अल मसूदी ने भारत की यात्रा की। वह महिपाल के अपार साधनों और शक्ति की प्रशंसा करता है। उसने इसके सैनिकों की संख्या 7 से 9 लाख बताई है, जो उसके साम्राज्य की चारों दिशाओं में तैनात थे। महिपाल के प्रमुख शत्रु राष्ट्रकूट और अरब थे। कौन थे? राष्ट्रकूट और अरब थे। परंतु इसी के काल में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया। महिपाल ने इंद्र के जाने के बाद स्थिति को संभाला। फिर भी प्रतिहार साम्राज्य का अवसान इसी के समय में प्रारंभ हो गया। किसके समय में? महिपाल के समय में। अब आते हैं महिपाल के उत्तराधिकारी। तो महिपाल के पश्चात महिपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल ये शासक बने। 960 ईस्वी तक इन उत्तराधिकारियों के समय में प्रतिहार साम्राज्य का अवसान होता रहा। देवपाल के समय चंदेलों ने कालिंजर दुर्ग को प्रतिहारों से छीन लिया। धीरे धीरे प्रतिहारों के सामंत स्वतंत्र हो गए। विजयपाल के उत्तराधिकारी राज्यपाल था। इसी के शासनकाल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या राज्यपाल के समय में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। ये लुटेरा कौन? गजनवी। 17 आक्रमण किए, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। तो महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, जिससे बचने के लिए कन्नौज छोड़कर बारी भाग गया। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के इस कृत्य से क्षुब्ध होकर चंदेल शासक विद्याधर चंदेल ने इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी?
राज्यपाल पे आक्रमण किया, उसे दंडित किया और उसके सामंत कछवाहा वंशी अर्जुन ने राज्यपाल की हत्या कर दी। इसका सामंत था एक कछवाहा वंशी अर्जुन, उसने राज्यपाल की हत्या कर दी। अब देखो ना, ये विद्याधर चंदेल क्या कर रहा है, दंडित कर रहा किसको, राज्यपाल को। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पे आक्रमण किया तो भागा क्यों की बारी। और बाद में खुद ये विद्याधर चंदेल क्या करता है, ये संधि करता है किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ। तो यार या तो बोलो मत फिर, है ना। तो राज्यपाल की हत्या भी कर दी किसने, कछवाहा वंशी अर्जुन ने राज्यपाल की हत्या कर दी। राज्यपाल के पश्चात उसके उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल और यशपाल हुए। यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद कन्नौज पर कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटों का अधिकार रहा, परंतु अंततः कन्नौज पर गहड़वालों ने अधिकार कर लिया। किसने, अभी पढ़ेंगे हम आगे चलकर। गहड़वाल राजा जयचंद, जिसकी पुत्री कौन थी, संयोगिता। फिर हम उधर से चौहान पढ़ेंगे, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा। संयोगिता का क्या करता है, वो अपहरण करता है। और ये किससे मिल जाता है, जयचंद, गौरी से मिल जाता है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन पढ़ेंगे आप, फिर बैटल ऑफ चंदावर पढ़ेंगे 1191, 1192 और 1194 में बैटल ऑफ चंदावर। गौरी छोड़ता नहीं है, गौरी का साथ देता है जयचंद। बाद में जयचंद भी आक्रमण करता है गौरी, चंदावर के युद्ध में हत्या कर देता है उसकी। समझ में आया। तो भोले भाले लोग थे, समझ नहीं पाए इन विदेशियों को कि इनकी चाल क्या होती है। तो कन्नौज पर गहड़वालों का अधिकार कर लिया, जो प्रतिहार के सामंत रह चुके थे। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर कुछ राजवंश बसे, जैसे बनारस और कन्नौज में गहड़वाल वंश बसा, साकंबरी में चाहमान वंश बसा, मालवा में परमार आ गए, जजाग भुक्ति यानी बुंदेलखंड में चंदेल आ गए, त्रिपुरी कलचुरी चेदी वंश आ गया त्रिपुरी में, और गुजरात यानी अनिलवाड़ा में चालुक्य और सोलंकी वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि किस राजपूत वंश को अभिलेखों में लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज। आंसर गुर्जर प्रतिहार। किसको, और कहां पर, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में। मिहिर भोज के, कौन कहता है कि प्रतिहारों की राजधानी पीलो मोलो थी, वेनसांग कहता है। पीलो मोलो किसके लिए कहता है, वो भीनमल के लिए, माउंट आबू के पास पड़ती कोई जगह भीनमल। आदि वाराह किसकी उपाधि थी, मिहिर भोज की थी। मिहिर भोज प्रथम की उपाधि जो थी आदि वाराह थी। और क्यों ली थी इसने ये उपाधि, अरबों से अपने देश की रक्षा करना परम कर्तव्य मानता था ये। ठीक है। किस प्रतिहार शासक ने सबसे पहले कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की, आंसर नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। किस प्रतिहार शासक ने बंगाल तक अपना साम्राज्य विस्तार किया, महेंद्रपाल प्रथम। किसने, रघु ग्रामणी की संज्ञा किसकी थी, महेंद्रपाल प्रथम की थी। रघु ग्रामणी, रघु ग्रामणी किसकी संज्ञा थी, महेंद्रपाल प्रथम। किस चंदेल शासक ने गजनवी के आक्रमण का सामना न करने के लिए प्रतिहार शासक राज्यपाल को दंडित किया था, तो विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल। अरबी यात्री सुलेमान किसके समय में भारत आया, मिहिर भोज के समय में आया। किसके समय में, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया, 1018 में किया। कब किया। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक कौन था, मिहिर भोज प्रथम। श्रेष्ठतम शासक कौन था, मिहिर भोज प्रथम। कर्पूर मंजरी का रचयिता कवि किस शासक के राजकवि और गुरु थे, महेंद्रपाल प्रथम के। तो कर्पूर मंजरी किसकी है, राजशेखर। सारनाथ लेख को जारी करने वाली कुमार देवी किस वंश की महारानी थी, गहड़वाल। ये आगे पढ़ेंगे, अभी हम गहड़वाल वंश नहीं पढ़ाया मैंने, है ना। तो ये सब है भाई। अब मैं इसके बाद अगले लेक्चर में गहड़वाल वंश के बारे में बताऊंगा।